साथियों, अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूं, जिसके लिए मुझे यहां आमंत्रित किया गया है। मैं भारत के रक्षा क्षेत्र के ऊपर आपसे कुछ चर्चा करूंगा। वैसे इसके पहले भी डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। फिर भी एक डिफेंस मिनिस्टर के नाते कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। साथियों, मैं अनेक मंचों पर कई बार इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि भारत में जब 2014 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो हमने रक्षा क्षेत्र को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक रखा। हमने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। इसके अलावा आप देखें, चाहे वह डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना हो अथवा सीडीएस के पद का क्रिएशन हो, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी करके हथियारों का निर्माण भारत में ही करने की बात हो, या फिर हथियारों को एक्सपोर्ट करने की बात हो, हमने अनेक ऐसे कार्य किए जो भारत के रक्षा क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से वह मजबूत करते हैं। मैं समय समय पर इसकी चर्चा भी करता रहा हूं, आज भी मैं इनकी चर्चा करूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं एक विशेष बात पर आप सबका ध्यान, पहले की सरकारों ने भी रक्षा क्षेत्र पर ध्यान दिया है। उन्होंने भी अपने ढंग से देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है, पर हमारे और उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो बहुत बड़ा अंतर है नजरिए का, दृष्टिकोण का। रक्षा क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाने का जो हमारा नजरिया है वह भारत की क्षमता पर विश्वास करने का है, लेकिन पुरानी सरकारों का जो नजरिया था वह कहीं न कहीं संशयात्मक था। वह भारत की क्षमता पर शायद उतना विश्वास नहीं करते थे जितना हमारी सरकार भारत और भारतवासियों की क्षमता पर विश्वास करती है। मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने की दिशा में हमने जो सबसे बड़ा काम किया वह रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का था। देवियों सज्जनों, इसके कुछ प्रयासों पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। जैसा हमने देखा कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो उस पुरानी व्यवस्था में भी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन नए समय को देखते हुए, नई जरूरतों को देखते हुए हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कारपोरेटाइजेशन किया ताकि वह और ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन सकें, वह और ज्यादा आउटपुट दे सकें, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी और अधिक बढ़ सके। और ऐसा नहीं है कि हमने बिना सोचे समझे उनका कारपोरेटाइजेशन किया है, हमने उनके एम्प्लॉइज के हितों का भी ध्यान रखा है और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी उसी के साथ साथ ध्यान रखा है। साथियों, इसके अतिरिक्त रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी जारी की, जिसके तहत 509 ऐसे सिस्टम और प्लेटफॉर्म हमने आइडेंटिफाई किए जिनका निर्माण अब भारत की धरती पर ही होगा और भारतवासियों के हाथों से ही होगा। साथ ही हमने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी 4 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है। इनमें 4666 ऐसे एलआरयूज, लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स जिन्हें बोलते हैं, इसको भी आइडेंटिफाई किए जिनका निर्माण हमारे देश में ही और हमारे देशवासियों के हाथों से ही होगा। साथियों, जब हम इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण की ओर बढ़ रहे थे तो उस समय हमने डोमेस्टिक कंपनीज के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा। इसलिए सरकार ने डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट करने के लिए जो हमारा डिफेंस बजट है उसका 75% डोमेस्टिक कंपनी से प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व रखा कि हम डोमेस्टिक कंपनी से ही ये प्रोक्योरमेंट करेंगे, और यह डोमेस्टिक कंपनीज के प्रमोट करने की दिशा में मैं समझता हूं कि हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। देवियों सज्जनों, डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने के जो हमारे प्रयास हैं उन प्रयासों का ही परिणाम है कि 2014 के आसपास जहां हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 40,000 करोड़ रुपए था, वहीं आज
हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़कर 1,10,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर चुका है और यह लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी टीडीएफ की भी स्थापना की और टीडीएफ के माध्यम से यह प्रयास हो रहा है कि फ्यूचरिस्टिक एवं कटिंग एज टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट अब भारत में ही होना चाहिए। हमने मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से यह इंश्योर किया कि हम अपनी सेनाओं की जरूरत के लिए अत्याधुनिक हथियार भारत में ही निर्मित करें और यदि संभव हो तो हम उसे एक्सपोर्ट भी करें। आज आप देख सकते हैं कि हम अपने इन प्रयासों में काफी हद तक सफल भी हुए हैं। इसे इस आंकड़े से समझा जा सकता है, आज से 9-10 साल पहले डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट जहां कुल जमा 1000 करोड़ रुपए सालाना भी नहीं हुआ करता था, वह आज लगभग 16,000 करोड़ रुपए सालाना हो गया है। वैसे मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि लगभग 20,000 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं। आगे का भी टारगेट हमारा बड़ा है। हम लोगों ने तय किया है कि 28-29 आते आते हमारा एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ तक पहुंचना चाहिए, यह हमारा टारगेट है और उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। साथियों, हमने इनोवेटिव आइडियाज लाने वाले नौजवानों को भी काफी इनकरेज किया है, उनको प्रोत्साहित किया है। मैं यहां विशेष रूप से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स का जिक्र करना चाहूंगा। आईडेक्स को हम डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही लेकर आए हैं और इसके अंतर्गत हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने के लिए चैलेंजेस पोस्ट करते हैं और जो स्टार्टअप्स सेलेक्ट होते हैं उनको हम 1.5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। मैंने कई मंचों पर इसके पहले भी जिक्र किया है कि सरकार युवाओं के इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। यदि हमारे नौजवान एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारी सरकार 100 कदम आगे बढ़कर उनकी मदद करेगी, यह हमारा संकल्प है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमने अपने कार्यों से इसे सिद्ध भी किया है। हम आईडेक्स से आगे बढ़ते हुए आईडेक्स प्राइम पर आए और 1.5 करोड़ की मदद से हमने बढ़ाकर 10 करोड़ तक इसे किया है, 10 करोड़ तक किया। यह हमारे नौजवानों की मेहनत का ही परिणाम है कि आईडेक्स को प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथियों, हमारी डीपीएसयू और सर्विसेज ने जितने भी चैलेंजेस दिए, हमारे नौजवानों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सफलतापूर्वक उन चैलेंजेस को स्वीकार करके उसे अंजाम भी दिया है। अब इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने हाल ही में आईडेक्स प्राइम को भी अपग्रेड करके अदिति स्कीम को लॉन्च किया है अभी कुछ ही दिनों पहले, जहां हम अपने नौजवानों को तथा हम उनके स्टार्टअप्स को उनकी इनोवेशन की मदद के लिए पूरे 25 करोड़ तक की मदद प्रोवाइड करेंगे।